शुरू करते हैं क्लास। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका बच्चे कम गलतियां करें। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर आपका बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। चलिए फटाफट लिखेंगे आंसर, उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए आंसर जो आपका करेक्ट होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा, बच्चे कम गलतियां करें। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन या कोई भी अध्ययन या कोई भी शिक्षा शास्त्र ये कभी नहीं कहेगा कि बच्चे गलतियां ना करें, क्योंकि गलतियां जो हैं वो एक स्वाभाविक चीज़ है। यानी कि मिस्टेक इज़ द पार्ट ऑफ लर्निंग, के बच्चे गलती करेंगे तभी सीखेंगे। तो क्योंकि बच्चों के जो विचार होते हैं, जो बच्चे सोच रहे हैं किसी भी एक कॉन्सेप्ट के बारे में, तो उसको वो अपनी गलतियों के माध्यम से ही तो प्रकट कर रहे हैं। तो गलतियां हमें ये सीखने में मदद करती हैं कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो सब सीखने में हमें मदद मिलती है जब बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो ये हम कभी भी नहीं करते कि बच्चे गलतियां ना करें या उनको दंड देंगे हम इस बात के लिए कि क्यों गलती की है, तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगले प्रश्न में जो दिया है उन्होंने, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पर देख सकते हैं समूहों में पत्तियों का संग्रह करना। सेकंड है पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। तीसरा है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आपके यहाँ पर कि बच्चों के पहला ऑप्शन है जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका बच्चों द्वारा कार्य का विस्तार। तीसरा है यहाँ पर आपका बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। और चौथा है बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। चलिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये अब आपको बताना है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट हो रहा है, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो रहा है कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने के लिए बच्चों की पहल। तो इसका अवसर जो है उनको प्रदान नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसने आपसे नेगेटिव वाला पूछा है, तो याद करना जो होता है वो एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए हम कभी भी उनको रट्टा मारने पर या याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। तो इसने नहीं वाला ही आपसे पूछा था, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपका बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। दूसरा है आपका शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। और चौथा ऑप्शन है कि बच्चों के कार्यों से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। चलिए बताएंगे सब लोग। जी हाँ, तो यहाँ पे आंसर राइट होता है आपका तीसरा ऑप्शन कि बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। ये नहीं करना चाहिए बल्कि सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो हमारा सतत और व्यापक आकलन है उसमें जो वर्ड यूज हुआ है व्यापक, तो ये व्यापक आकलन जो है उसका मतलब यही है कॉम्प्रिहेंसिव, कि सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ना कि कुछ पक्षों पर। अगर आप कुछ पक्षों पर करेंगे तो आपका आकलन जो है वो सही नहीं होगा, इसलिए आपको सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। तो आंसर राइट होगा तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन है आपका यह एक बहुत सस्ता संसाधन है। दूसरा ऑप्शन है यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। तीसरा ऑप्शन है इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति हैं। और चौथा ऑप्शन है कि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होता है, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। क्योंकि जो आपका समुदाय है वो आपका वास्तविक स्थिति है, रियल लाइफ है हमारी, तो बिल्कुल बच्चा जो है रियल लाइफ में जी के वहाँ पे सीख रहा है। तो इसको हम कहेंगे कि वास्तविक जीवन की स्थितियों में सीखने का अवसर बच्चे को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई आया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका गोदावरी, दूसरा है गंगा, तीसरा ऑप्शन है कृष्णा और चौथा ऑप्शन है नर्मदा।
चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका सेकंड ऑप्शन, क्योंकि गंगा नदी बीच में नहीं पड़ेगी। कैसे, देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आपको तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में आपको नर्मदा नदी मिल जाएगी। जब अगर वो यहाँ पे दिल्ली से चेन्नई जाता है तो बीच में पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में आपको नर्मदा नदी आपको देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में आपको गोदावरी नदी देखने को मिल जाएगी, और आपका आंध्र प्रदेश में जो है आपको कृष्णा नदी देखने को मिल जाएगी। लेकिन गंगा नदी देखने को नहीं मिलेगी रास्ते में। क्यों? क्योंकि गंगा नदी जो है वो आपके दिल्ली के उत्तर पूर्व में है, और वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से होकर गुजरती है। तो ये रूट जो है कहीं भी दिल्ली और चेन्नई के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो अलग साइड में हो गया, इसलिए यहाँ पे आंसर जो राइट होगा वो आपका गंगा नदी होगा, सेकंड ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है ही हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है लद्दाख, और तीसरा है आपका मेघालय, चौथा ऑप्शन है दार्जिलिंग। तो बिल्कुल यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। लद्दाख को ही हम ठंडा रेगिस्तान कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत है और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो इसलिए वो रेगिस्तान भी है और बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो इसलिए हम उसको ठंडा रेगिस्तान वहाँ को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाहिर हुसैन द्वारा लिखा गया है, एक कहानी है। तो उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी। तो उस समय जो है अपनी मृत्यु के समय वो भारत में क्या थे? भारत के न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, या फिर भारत के उपराष्ट्रपति थे, या फिर भारत के राष्ट्रपति थे, या फिर भारत के प्रधानमंत्री थे? तो सब लोग लिखेंगे आंसर फटाफट से। तो यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होगा, वो भारत के राष्ट्रपति थे जो डॉक्टर हुसैन थे, ठीक है, जाकिर हुसैन। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आलू चिप्स, दूसरा है आपका दूध पनीर, तीसरा है आपका सेब जैम, और चौथा ऑप्शन है आपका कच्चा आम अचार। चलिए फटाफट से आंसर लिखेंगे। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन राइट होगा, दूध पनीर। क्योंकि दूध पनीर को आप बहुत दिनों तक संरक्षण करके नहीं रख सकते, ये खराब हो जाएगा कुछ दिन के अंदर ही। लेकिन आलू के चिप्स हैं और या फिर आपका मुरब्बा है, यानी कि आपका जैम है, उसको भी आप काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, अचार को भी आप काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं, लेकिन पनीर को आप बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रख पाएंगे, तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपका कि घरों की नीचे दी गई विशेषताओं पर ध्यान दीजिए या विचार कीजिए। पहला है आपका निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, दूसरा है आपका यहाँ पर पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, सी है आपका पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बने घर, और डी है आपका पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, और ई है आपका लकड़ी के फर्श। तो लेह और लद्दाख के घरों के ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? तो आपको बताना है, जल्दी फटाफट आंसर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट होगा, ए डी ई। कैसे? यहाँ पे निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, एक बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर ढालू छतें नहीं होंगी, क्योंकि ढालू छतें वहाँ पर बनाई जाती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि केरल वगैरह हो गए आपके, तो इन राज्यों में ढालू छतें बनाई जाती हैं, लद्दाख में नहीं बनाई जाती। लेकिन हाँ, ये पत्थर के खंभों पर बनाए जाते हैं, ये बात सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा, और यहाँ पर आपका ई ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर आपका लकड़ी के फर्श होते हैं, लेकिन पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये भी नहीं होगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे गारे का प्रयोग नहीं होता, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो राइट होगा वो सी ऑप्शन ही राइट होगा, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न यहाँ पर इन्होंने दिया है कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। तो यहाँ पे कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कीलचड़ी, दूसरा है बसंत गोरी, तीसरा कोयल और चौथा ऑप्शन है शकरखोरा। चलिए फटाफट से लिखेंगे सब लोग आंसर। जी हाँ, बिल्कुल सही आप लोग आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होगा कोयल। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, वो कौवे के घोंसले में जो है अंडे देता है, इसलिए यहाँ पे जो है, ठीक है, इस पक्षी को चालाक पक्षी भी कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है काली मिर्च, तीसरा ऑप्शन है साबूदाना और चौथा ऑप्शन है सौंफ। चलिए फटाफट लिखेंगे आंसर, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो भाई यहाँ पे जो आंसर आपका करेक्ट होता है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट होगा साबूदाना। साबूदाना जो है वो बीज नहीं है। बीज मतलब जिसको बोकर दोबारा से उसी पेड़ को जो है हम पेड़ उग जाता है तो उसको हम बीज कह रहे हैं। बीज का मतलब आपको पता ही है, लेकिन साबूदाना बीज नहीं है। बाकी गेहूं को भी बोते हैं, काली मिर्च का बीज वहीं से निकलता है और सौंफ को भी हम बो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है नारियल, दूसरा सेब, तीसरा ऑप्शन है लीची और चौथा ऑप्शन है चीड़। चलिए फटाफट से लिखेंगे आप लोग आंसर। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे आपका आंसर पहला ऑप्शन राइट सही है, नारियल। नारियल के पेड़ जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाएंगे केरल में, क्योंकि वो वैसे भी समुद्री इलाके के पास है, तो इसलिए वहाँ पे नारियल के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपका कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा, इनमें से कौन से ऐसे हैं जिनके अंदर बीज होते हैं। चलिए फटाफट से लिखेंगे आंसर। जी हाँ, तो यहाँ पे देखिए आंसर जो आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे आंसर राइट होगा आपका। इनमें से अगर हम बात करें तो आलू के अंदर जो है आपके बीज नहीं होते, टमाटर के अंदर होते हैं, नाशपाती के अंदर होते हैं, चीकू के अंदर होंगे, भिंडी के अंदर, करेले के अंदर, प्याज के अंदर आपके जो है बीज नहीं होंगे, खीरे के अंदर भी बीज होंगे। बस आलू और प्याज को बाहर निकाल दो, बाकी सबके अंदर हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, इन सब के अंदर जो है आपके बीज पाए जाते हैं। और 70 क्वेश्चन में आई थिंक कुछ डाउट है, तो सब लोग कमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से। देखिए यहाँ पे जो आंसर आपका राइट होगा, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन राइट है EADE। तो यहाँ पे पहला सही है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, डी सही है पत्थर, गारा और चूने की मोटी दीवारें, और ई सही है लकड़ी के फर्श होते हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपका, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वे कहलाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पोचमपल्ली और कलमकारी, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर आपका पोचमपल्ली और कांजीवरम, तीसरा ऑप्शन है कलमकारी और चंदेरी और चौथा ऑप्शन है कलमकारी और कंथा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए आंसर जो आपका करेक्ट होगा, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। पोचमपल्ली और कलमकारी जो है उन साड़ियों का एक्चुअली जो उन पर डिज़ाइन बनता है, वो डिज़ाइन आपका डिज़ाइन को हम कहते हैं पोचमपल्ली और कलमकारी। तो उसी डिज़ाइन के नाम पर ही उन साड़ियों का नाम रख दिया गया है उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है।